तो आज आप सभी की फेवरेट सीरीज हाउ टू स्टडी का सेंटर ऑफ मास का सेक्शन शुरू होता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि सेंटर ऑफ मास एंड मोमेंटम वाला जो आपका पोर्शन है, जो रोटेशन से जस्ट पिछला वाला चैप्टर होता है और एनसीईआरटी में वो रोटेशन के साथ इंक्लूडेड है, उसमें क्या क्या चीजों में दिक्कत आती है बच्चों को, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, किन चीजों का आपको स्पेशल ध्यान रखना है, किन टॉपिक्स पर आपको स्पेशल एम्फेसिस करना है फ्रॉम अ जेईई मेन, जेईई एडवांस्ड एंड क्लास 11th पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो शुरू करते हैं। ओके, नए हो सब्सक्राइब नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। इसकी पूरी सीरीज चल रही है, सारे टॉपिक्स अपन कवर करेंगे और आपकी बहुत ही अच्छी आपकी आईआईटी निकालेंगे। मैं खुद आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएट हूँ, फर्स्ट रैंक लाया हूँ जेईई मेन 2017 में फुल मार्क्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है सेंटर ऑफ मास। अब ये वाला जो टॉपिक है ना, इसमें आपको सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन में दिक्कत नहीं आएगी। ओके, वो जस्ट एक मीन ले रहे हैं एक तरह से। ओके, अरिथमेटिक मीन टाइप्स की चीज हो गई, वो वेटेड अरिथमेटिक मीन, राइट, वो आप समझ जाओगे, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। फिर आएगा एक सेंटर ऑफ मास ऑफ मल्टीपल पॉइंट्स ऑब्जेक्ट्स, मतलब ऐसा कोई ऑब्जेक्ट होगा इसमें 10-12 पॉइंट्स हैं या 5-6 पॉइंट्स हैं, ठीक है, बोलेंगे उसका सेंटर ऑफ मास निकालो, वो भी आप निकालोगे, टेंशन नहीं आएगी। टेंशन पता है कहाँ आएगी? टेंशन आएगी कंटिन्यूअस बॉडीज का सेंटर ऑफ मास निकालने में, जहां पे इंटीग्रेशन यूज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको किस तरह की चीज कराई होगी कि ये एक डिस्क है, बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, फिर आप ये डिस्टेंस निकाल के एक सर्टेन वैल्यू कोट करते हो, कमेंट्स में बताओ कितनी होती है ये, अगर याद हो तो। ओके, या फिर एक सर्कुलर आर्क का पूछते हैं, वो ये पता है तो बताओ कमेंट्स में, या फिर एक रॉड का पूछते हैं वो, अब ये तो सिमेट्री से भी हो जाता है, चलो ठीक है। तो ये सब बताओ आप, क्या आपको पता है कि नहीं, कमेंट्स में बता सकते हो मुझे, और बाकी बच्चों के सामने शो ऑफ भी हो जाएगा तुम्हारा। तो ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, इसमें दिक्कत आती है क्योंकि इनमें यूज होता है इंटीग्रेशन, और अभी तक कई सारे बच्चे जो क्लास 11th में एंटर हुए होते हैं, उनको एंटर हुए अभी 5-6 महीने हुए होते हैं, तो समझ में नहीं भी आती कई सारी चीजें ये। ओके, क्योंकि इंटीग्रेशन थोड़ा अनफेमिलियर होता है, तो इसके बारे में इतनी टेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जेईई में ना तो जेईई मेन ना ही जेईई एडवांस में इससे क्वेश्चन आएगा। ओके, ये आपके कोचिंग वाले जस्ट एज अ टेस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट आपको कराते कहीं ना कहीं। ओके, और इन केस अगर जेईई में कभी इस पे क्वेश्चन आ भी जाते हैं, इन केस, जस्ट इन केस, तो वो आएगा आपकी 12th के एंड पर, ठीक है। और 12th में आपके मैथ्स में कैलकुलस बहुत डिटेल में जाके पढ़ते हो मैथ्स में, राइट, तो ये सब चीजें तब आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएंगी। एक एप्लीकेशन ऑफ एक एरिया अंडर कर्व नाम करके एक चीज आएगी 12th में मैथ्स में, जिसमें आप ये सब तरह की चीजें करोगे, तो तब आपको ये सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी ये समझ में नहीं आ रहा है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बाकी सेंटर ऑफ मास वाला जो मेन कॉन्सेप्ट है वो सब आसान है, केवल सिंपल मीन लेने की बात है, वो आपका अरिथमेटिक मीन टाइप की चीज ये है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है। सेंटर ऑफ मास हो गया, ठीक है। क्वेश्चन इससे देखो खास कोई इतने भी नहीं आते, क्वेश्चन आते हैं सेंटर ऑफ मास से सेकंड टॉपिक से, जो आते हैं आपका मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। इसकी डेफिनेशन वगैरह भी बच्चों को वैसे देखो समझ में आ जाती है, इसमें कोई इतनी टेंशन नहीं है। लेकिन ना प्रॉब्लम पता है कब आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब इसको अपन आगे कॉन्सेप्ट के साथ कंबाइन करते हैं, जैसे मोमेंटम के साथ कंबाइन करेंगे ना, तब थोड़ी कई बार बच्चों को दिक्कत आती है। मतलब कई बच्चे ये सब चीजें समझ नहीं पाते हैं, जैसे बॉल है वो रोटेट कर रही है ऐसे ही, ठीक है, तो अब इसका ये वाला पार्टिकल भी घूम रहा है, ये वाला भी घूम रहा है, ये वाला भी घूम रहा है, लेकिन सेंटर ऑफ मास फिक्स्ड है, सेंटर ऑफ मास का मूव कहीं नहीं कर रहा है। तो ये सब जो चीजें होती है ना, कि अगर आपकी बॉडी मूव नहीं कर रही है, यानी इसका वी सेंटर ऑफ मास जो है वो 0 है, यानी कि इसकी सारी अगर आप समीशन करेंगे ना MI VI करके, वो भी 0 आएगा। ये सब चीजें कहीं ना कहीं बच्चे समझ नहीं पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है, 2 लोगों की बॉडी रेस्ट पर है, ये बस 2 पॉइंट्स हैं, और हम कह रहे हैं कि यार इस बॉडी का VCM 0 है और इसकी हमने वेलोसिटी बता दी, ठीक है, और इसका मास हमने बता दिया, तो इसकी वेलोसिटी बताओ। तो ये चीजें थोड़ी सिंपल ही है ना, बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर VCM मतलब दिस इक्वल टू, ओके, ये आपकी डेफिनेशन ही है एक तरह से VCM की। तो ये चीज को फॉरवर्ड तो समझ लेते हैं बच्चे कि VCM अगर हमें निकालना है तो समीशन ऑफ मोमेंटम करके डिवाइड बाय सेंटर ऑफ मास, मतलब टोटल मास, ये तो बच्चे समझ जाते हैं। क्या नहीं समझते हैं बच्चे कि इसका उल्टा भी ट्रू है, कि अगर हमें VCM पता है तो यानी कि हमें समीशन ऑफ ये चीज पता है। तो इस पे भी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया ये वाला, तो ये चीज पे आप थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। इसका बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट किया गया HC वर्मा में। HC वर्मा में बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट इस पूरे चैप्टर का किया गया। मतलब आई डोंट थिंक कोई भी ऐसी किताब है इंडिया में जिसमें इससे बढ़िया, HC वर्मा से ज्यादा बढ़िया ट्रीटमेंट इस टॉपिक का किया गया, कहीं पे भी नहीं किया गया। तो आप उस बुक पे सिंगल हैंडेडली रिलाई कर सकते हैं। फिर आता है अपना नेक्स्ट टॉपिक। ओके, अगेन इससे भी कोई खास क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा मोमेंटम वाली चीज से और कोलिजन से आएगा। मोमेंटम वाली चीज भी अगेन आपने 9th में पढ़ी हुई है, कोई इतना इसमें इन्वॉल्व नहीं है कॉन्सेप्ट्स, लेकिन यहाँ पे ना कुछ क्वेश्चन इंटरेस्टिंग आने लग जाते हैं जैसे ही हम कोलिजन वाले सेक्शन में जाते हैं, या इवन यहाँ पे भी जब हम रहते हैं, ठीक है।
तो मोमेंटम काफ़ी रिलेटेड है वैसे इसी चीज़ से। मोमेंटम इज m इंटू वी, यही है आपका m डॉट वी, m तो स्केलर क्वांटिटी है। तो मोमेंटम की बस डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है। सबसे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन जो आएंगे ना वो आएंगे आपके कोलिजन से, क्योंकि इसमें ये तीनों चीज़ें कंबाइन हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह क्वेश्चन आने लग जाएंगे आपके, किस तरह के क्वेश्चन आने लग जाएंगे कि जैसे एक ब्लॉक है m1 वेट का, ये इधर जा रहा है, फिर एक स्प्रिंग जुड़ी हुई है, ये m2 है, बताओ मैक्सिमम कंप्रेशन पे क्या स्प्रिंग की कंप्रेशन कितनी रहेगी, या मैक्सिमम कंप्रेशन पे किस स्पीड से ये दोनों घूमेंगे। तो यहाँ पर आपको फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाली चीज लगानी है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल्स इन फिजिक्स, नॉट जस्ट इन मैकेनिक्स, नॉट जस्ट इन दिस चैप्टर बट इन एंटायर फिजिक्स। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक ऐसा हथियार है जो आपको हमेशा काम आएगा। जैसे देखो अपने क्या अपन लड़ाई करने जा रहे हैं तो उसमें अपने जो वो नहीं होता है क्विवर, उसमें एरोस हम रखते हैं। क्विवर को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है, कोई अच्छा सा नाम है उसका, भी कमेंट्स में बता सकते हो क्या क्या कहते हैं वो क्विवर को। उसमें बाण रखते हैं, तो वैसे ही बहुत सारे बाण होते हैं। जैसे एनएलएम अपने पास एक बाण है, कंजर्वेशन सॉरी वर्क एनर्जी थ्योरम में एक बाण है अपना, कंजर्वेशन एनर्जी एक बाण है। तो वैसे ही एक नया बाण आपके पास आएगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और वो ही यहीं पे यूज होगा। देखो मोमेंटम में मैंने इतनी बात की नहीं क्योंकि मोमेंटम में बताने कुछ है नहीं। क्वेश्चन जो आते हैं ना मोमेंटम के वो अच्छे होते हैं, और वो क्वेश्चन मेनली कोलिजन वाले सेक्शन से ही अपने रहते हैं। ठीक है, तो आपको हमेशा यहाँ पे जब भी ऐसी चीज है ना, दो चीजें याद रखनी है। एक आएगा आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एक आएगा आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने बता रखा है किसी प्रकार का फिक्शन वगैरह नहीं है, ये वो नहीं है, तो इसलिए हम लगा सकते हैं आराम से वर्क एनर्जी थ्योरम या फिर कंजर्वेशन एनर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें अपन क्या करेंगे कि जब ये स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेशन पर होगी तब ये दोनों सबसे तब इन दोनों के बीच की वेलोसिटी की अप्रोच सबसे कम हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो तब ये दोनों एक ही वेलोसिटी से चल रहे होंगे। तो हमें इसकी वेलोसिटी पता है, तो हमें इनिशियल मोमेंटम पता है सिस्टम का, फिर इन दोनों का वजन कितना हो जाएगा m1 प्लस m2, तो अपन फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं जब ये दोनों चिपक जाएंगे एकदम। ठीक है, फिर एनर्जी ऑफ सिस्टम निकाल लो इस समय जब चिपके हुए हैं, एनर्जी ऑफ सिस्टम पहले निकाल लो, किसी प्रकार की एनर्जी वेस्ट हुई है नहीं हुई है, तो एनर्जी गई कहाँ पे, स्प्रिंग में चली गई, तो हाफ के स्क्वायर से एनर्जी को इक्वेट करके हम स्प्रिंग की कंप्रेशन निकाल सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो इस तरह के सवाल बहुत सारे आते रहते हैं। या जैसे इलास्टिक कोलिजन होता है जिसमें एक बॉल आ रही है इतनी बड़ी, एक बॉल इतनी आ रही है बड़ी, अब बताओ इनकी फाइनल कितनी जाएगी। तो इसमें क्या करना है, पहले का मोमेंटम निकाल देना है और बाद का मोमेंटम पर को देख लेना है कि किस एक लगेगा मोमेंटम एक कंजर्वेशन, एक लगेगा एनर्जी का कंजर्वेशन अगर इलास्टिक कोलिजन है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे पता नहीं क्यों इतना कंफ्यूज होते रहते हैं कोलिजन में। कोलिजन में कुछ भी नहीं करना है, केवल दो ही इक्वेशन यूज करनी है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और दूसरी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन, मतलब एनर्जी लॉस नहीं होना है। ठीक है, तो अभी तक अगर आप देखें तो इतना कोई हार्ड चैप्टर है नहीं, लोगों ने इसको बनाया हुआ है। रोटेशन फिर भी थोड़ा हार्ड मैं कहता हूँ है, बिल्कुल यहाँ पे कुछ इतना हार्ड है नहीं। देखो सेंटर ऑफ मास पूरा कॉन्सेप्ट आसान है, केवल आपको एवरेज निकालना आना चाहिए। ठीक है, केवल एवरेज निकालना आना चाहिए। MI/XI का समेशन डिवाइड बाय टोटल m, बस कुछ भी नहीं है, समेशन है ये बस। ओके, डिफिकल्टी आती है इस वाले में, बिल्कुल आती है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन वाला जो है सेंटर मास कैलकुलेशन बिल्कुल डिफिकल्ट है, मैं खुद कह रहा हूँ डिफिकल्ट है, लेकिन वो आप नहीं भी समझते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे जेई में सवाल नहीं आएगा। और जब तक सवाल आएगा ना जेई में, तब तक आप ऑलरेडी सीख चुके हो कि 12th में हम बहुत डिटेल में इस चैप्टर पे स्टडी करेंगे मैथ्स में। ठीक है, और सबको समझ में आ जाता है, बहुत आसान चैप्टर है। अभी आपके नए नवेले हो ना, इसलिए आपको इंटीग्रेशन हार्ड लग रही है, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। सेंटर ऑफ मास आसान है, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम एक ही खेत की मूली है, ये सब कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही चीज है मोमेंटम, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। वहां पे अपन पोजीशन का मीन ले रहे थे, यहाँ पे अपन वेलोसिटीज का मीन ले लेंगे। यहाँ की सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास का सब कुछ, और सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग ही अपन सारी काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लगा देंगे। आप इसको कॉम्प्लिकेट कर रहे हो। सेंटर ऑफ मास क्या कह रहा है, वो आपकी लाइफ आसान बनाना चाह रहा है। वो कह रहा है कि भाई तुम इतनी सारी बॉडीज का मोशन कर रहे हो, इससे बड़ा एक पॉइंट ले लो और इसके ऊपर तुम सारी इक्वेशन लगा दो जितनी अभी तक लगाई है। तुमने एनएलएम सीखा है, इस एक पॉइंट पर लगा दो। तुमने काइनेमेटिक्स सीखा है, इस एक पॉइंट पर लगा लो। तुमने वर्क पावर एनर्जी सीखा है, इस एक पॉइंट पर लगा लो। ऑफ कोर्स सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन, जो ऑलमोस्ट हमेशा जेई में ट्रू ही होंगी। ओके, तो ये आपकी लाइफ और आसान कर रहा है। आप इसको कॉम्प्लिकेशन मत समझो, इसको आप एक आसानी का तरीका समझो। ठीक है, डिफिकल्टी कहां पे आती है, कोलिजन वाले सेक्शन में, मोमेंटम कंजर्वेशन वाले सेक्शन में, जैसा कि मैंने बताया आपको ये एग्जांपल देकर। ठीक है, क्या लगेगा, केवल दो चीज ध्यान रखनी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब मैं जैसे एक और एग्जांपल देता हूं आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, क्योंकि कोलिजन वाले एग्जांपल मैंने दे दिया है, लेकिन एक अपन नॉन कोलिजन वाला एग्जांपल भी देते हैं। तो जैसे आपने एक प्रोजेक्टाइल फेंकी थी, ठीक है, और इसके हाईएस्ट पॉइंट पर जाके ये दो टुकड़ों में टूट गई। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पर जाके दो टुकड़ों में टूट गई इक्वल मास के। बताओ कि किस वेलोसिटी से उन टुकड़ों की क्या स्पीड है, क्या हुआ। ठीक है, तो देखो हमें ये पता था कि इसकी u क्या है, हमें थीटा पता था। हाईएस्ट पॉइंट पर बताओ वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होती है, 0 होती है।
पार्ट्स में ब्रेक करना आना चाहिए प्रॉब्लम को, ठीक है। चीज को हवा में फेंका, सबसे पहले दिमाग में आएगा काइनेमेटिक्स। डायरेक्ट फेंका ऊंचा नहीं, एंगल पे फेंका, क्या आएगा दिमाग में? प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल के सारे फॉर्मूले याद करो, ठीक है। कोई चीज ब्रेक हुई है, क्या लग सकता है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लग सकता है। अब इस वाले पॉइंट पर हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन को देखो एक तो सेपरेट डील करेंगे, ठीक है। कभी भी पता है कंपोनेंट से ब्रेक करना, तो हॉरिजॉन्टल जो है, सॉरी, अब वर्टिकल में अपने पास जी वाला फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे कंजर्वेशन मोमेंटम क्या लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फोर्स लग रहा है। फोर्स नहीं लगता है तभी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगता है, पता है आपको ये बात। हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स है नहीं है, तो यहाँ पे अपन लगा सकते। तो ये मान लो कि ये इधर u डैश स्पीड से जा रहा है m/2, और इधर आपका वो m/2 u1 डैश स्पीड से जा रहा है, ठीक है। तो अब हमें कुछ भी नहीं करना है, पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है हॉरिजॉन्टल दिशा में। तो पहले अपना मोमेंटम था u cos थीटा इक्वल टू m/2 u1 डैश प्लस m/2 u2 डैश। अब आप बोलोगे कि m2 u2 को माइनस में लो क्योंकि इधर जा रहे हैं, लेकिन मेरा बस ये u डैश स्क्वायर, हाँ, लेकिन मैंने इसलिए लिया कि अगर वो माइनस में होगा तो अपने आप माइनस आ जाएगा साइन में, ठीक है। मैं इधर वाले को भी पॉजिटिव मान रहा हूँ। तो पहली इक्वेशन ये हो गई, u1 और u2 डैश अपने वेरिएबल है, ठीक है। u cos थीटा हमें पता है, mm काट दो, ओके। तो दो वेरिएबल है, एक इक्वेशन है। दूसरा अपन क्या लगा सकते हैं? दूसरा अपन लगा सकते हैं यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे अपनी टोटल एनर्जी कितनी? हाफ m u स्क्वायर, ठीक है, पूरी u थी, ठीक है, कोई थीटा वीटा की बात नहीं। एनर्जी में कोई डायरेक्शन वगैरह कुछ थोड़ी होती है। हाफ m u स्क्वायर थी। यहाँ पे कितनी एनर्जी है? एक तो m g h है, h आप निकाल सकते हो, हाईएस्ट वो वाली चीज है ना, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल वाली चीज से h पता है, तो ये अपनी होगी पोटेंशियल एनर्जी। और दूसरा अपन निकाल सकते हैं इसमें क्या, यहाँ पे इसकी वजह से इन दोनों पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो एक हो जाएगा हाफ m u स्क्वायर, एक हाफ m u डैश स्क्वायर। एक वेरिएबल, सॉरी दो वेरिएबल, दो इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। आई नो थोड़ा सा ज्यादा आपको लंबा चौड़ा लग रहा है, लेकिन कोई इतना लंबा चौड़ा ये है नहीं, वो तो वेरिएबल होगा इसलिए लंबी लग रही है इक्वेशन, बाकी आसान ही है। तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आते हैं ना, केवल दो चीज दिमाग में रखनी है, पहली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और दूसरी आपकी ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। इस पॉइंट पे अपने हॉरिजॉन्टल में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा के एक इक्वेशन निकाल ली, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो हर जगह एप्लीकेबल है ही, ठीक है। यहाँ पे पोटेंशियल तो काइनेटिक, यहाँ पे पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। तो इस तरह के सवाल तमाम आप कर सकते हो, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं होता अगर हमें मोमेंटम नहीं पता होता हो। मोमेंटम हमें पता चला इस चैप्टर में, तो कहीं ना कहीं एक और हथियार आपके पास हो गया जिसको आप क्वेश्चन सोल्व करने के लिए यूज कर सकते हो। फिर आते हैं अपने कोलिजन। कोलिजन में भी सेम फंडा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड आपका ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ओके। कोएफिशिएंट, अब इसमें एक्स्ट्रा टॉपिक आते हैं, एक आता है कोएफिशिएंट और रेस्टिट्यूशन, जो आपके इनइलास्टिक कोलिजन्स में कहीं ना कहीं काम आते हैं। तो अब मैं अगेन कहूंगा इतना रेलेवेंट नहीं है वैसे जेई पॉइंट ऑफ व्यू से। जेई में यूजुअली इलास्टिक कोलिजन ही देंगे, लेकिन अगर इलास्टिक देते हैं तो आप डील कर सकते हो। वही फॉर्मूला में बस एक ई का ज्यादा आ जाता है इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो ये सब टॉपिक्स अच्छे से डील किए हुए काफी अच्छे से एक्चुअल में, बट यू कैन स्किप इट इनिशियली। फिर आपका एक आता है इसके अंदर रॉकेट प्रोपल्शन का। रॉकेट प्रोपल्शन जेई एडवांस सिलेबस के बाहर है, लेकिन कोई बच्चा अगर इंटरेस्टेड हो फ्रॉम ओलंपियाड पॉइंट ऑफ व्यू या फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप पढ़ सकते हो। एचयूरमा में अगेन अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। और एक इम्पल्स का टॉपिक है, इम्पल्स कुछ भी नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। एनसीईआरटी एचयूरमा में आधा पेज भी नहीं दिया हुआ है, पढ़ लेना वो, कोई काम के नहीं, इम्पल्स फालतू चीज एकदम, ठीक है। मतलब एक ही चीज को वापस से कहने का दूसरा तरीका है, ओके। तो अगेन चैप्टर में हार्ड पोर्शन है केवल ये वाला, और एक ये वाला, और एक ये वाला, ठीक है। मेन, और ये वाला भी मैं नहीं कहूंगा, मेन कोलिजन वाला सेक्शन ही है, जिसमें आपको क्या दो इक्वेशन बनानी पड़ती है, एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, एक आपकी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। तो बना दो इक्वेशन, सोल्व कर लो, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, है ना। लोग जबरदस्ती घबराते रहते हैं, भाई सिंपल तरीका ही तो है, दो इक्वेशन बनानी है। एक इक्वेशन किससे बनेगी आपकी? कंजर्वेशन मोमेंटम से, एक कंजर्वेशन एनर्जी से या वर्क एनर्जी थ्योरम से, अगर वो एप्लीकेबल है उस सिचुएशन में, तो ठीक है। सो आई होप आपको ये टॉपिक में लेकर थोड़ी क्लैरिटी ज्यादा हुई होगी। मैंने 2-3 एग्जांपल भी लिए हैं, थोड़ा रफली समझाएगा कि यार ऑब्वियसली मैं यहाँ पे पढ़ाने नहीं बैठ रहा हूँ, एक घंटे तक समझाऊँ ये चीज, लेकिन मैंने एक रफ पिक्चर देने की कोशिश की है। अगर पसंद आया सब्सक्राइब नोटिफाई कर लेना। नेक्स्ट कौन सा चैप्टर चाहिए कमेंट्स में बता देना। और अगर आपको मुझसे पढ़ना है ये सब, तो आप मेरे कोर्सेज में भी एनरोल हो सकते हो। 11th और 12th दोनों के लिए कोर्सेज अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पर बहुत ही अच्छी रेट पर आपको सब कुछ सिखा दिया जाएगा, जेई के लिए जो भी चाहिए। अगर आपको एक अच्छी रैंक चाहिए, आपको चाहिए कि आप ऐसे पर्सन से पढ़ रहे हो जो ये सब एग्जाम खुद निकाल चुका है। मैंने IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएशन की है, ऑल इंडिया रैंक 1 अचीव की हुई है, जेई मेन जैसे एग्जाम इसको 12 लाख बच्चे देते हैं, फुल मार्क्स लाया वो, ओके। सारे ओलंपियाड सब कुछ मैंने किए हुए हैं, सो आई नो दिस बेटर देन एनीवन एल्स, ओके। एंड यू आर बेटर ऑफ स्टडीइंग विद समवन हु हैज दिस एक्सपर्टीज। अपनी खुद की तारीफ के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ आप ऐसी जगह से पढ़ो जहां पर आपको बेस्ट एक्सपीरियंस मिले, ओके। और बेस्ट एक्सपीरियंस आप उसी से ले सकते हो जो फील्ड में जाके खेल के
जीत के आ चुका है। ओके, सो इफ यू वांट दिस देन डू चेक द एकेडबूस्ट ऐप इन द डिस्क्रिप्शन। वहां पे फ्री कंटेंट भी है, काफी सारा नोट्स वगैरह, तो वो तो आपको हेल्प करेंगे। साथ ही में आप इस कोर्स में एनरोल होके इसमें टेस्ट सीरीज, डीपीपीज, लेक्चर्स, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड विद कंप्लीट सॉल्यूशन। कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, आप इस कोर्स को पढ़ना, आपके सारे टॉपिक क्लियर हम करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सो थैंक फॉर वॉचिंग, गुड लक, ऑल द बेस्ट।